चलिए गाइस, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिवरेजेस चैप्टर की बातें शातें कर रहे थे और हमने समझ लिया था ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ fixed cost in the cost structure. Higher the fixed cost, higher would be the operating leverage. Lower the fixed cost, lower would be the operating leverage. No fixed cost, no operating leverage. No operating leverage means degree of operating leverage equals to 1. नो ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब ये नहीं कि डीओएल जीरो हो गया, डीओएल जीरो नहीं होता है। डीओएल 1 मींस नो ऑपरेटिंग लेवरेज। और 1 से जैसे जैसे नंबर ऊपर जाता जाता है मतलब आप ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ाते चले जा रहे हो। Operating leverage is a measure of business risk. Higher the DOL, higher would be the business risk. Lower the DOL, lower would be the business risk. At break-even point, you have the highest business risk, which means DOL would be infinite. याद आ रहा है? जब वो अपने देखा ना, जब ब्रेक इवन पॉइंट पर हम बैठे हुए होते हैं तो हमारा गांव बिल्कुल समुद्र के लेवल पर है, राइट। कभी भी दोस्तों पानी आ सकता है, गांव को साफ कर सकता है। तो वहां पर हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मालूम क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम मूव करते हैं अबव ब्रेक इवन पॉइंट, यानी एज अवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीजेस देन बिजनेस रिस्क decreases, and DOL being a measure of business risk also decreases. So there is an inverse relationship between DOL and margin of safety. So one of the formula is DOL equals to 1 upon margin of safety का percentage. There are two more formulas. DOL is equal to percentage change in EBIT upon percentage change in sales. यही है ना? हाँ, और एक और फॉर्मूला होता है contribution upon EBIT. क्या DOL हर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना भी सेल्स कर लो सेम रहता है, या एट a point of time the DOL is 5 times? At a point of time the DOL is 5 times. Now when you move from this point to another or to some other point, the DOL would be applicable at 5 times, but once you jump to another point your DOL will change. Is that clear? ये सारी बातें दोस्तों आपने मैंने यहाँ पर करी थी, ठीक है। क्या DOL अच्छा होता है या बुरा होता है? ये वक्त के हिसाब से होता है, वक्त के हिसाब से। अगर अच्छा वक्त है तो जितना बड़ा DOL का नंबर होगा उतना अच्छा, लेकिन अगर खराब वक्त आने वाला है तो जितना छोटा DOL का नंबर होगा उतना ज्यादा अच्छा। इज दैट क्लियर दोस्तों? ये 3 फॉर्मूलाज हमने यहां पर समझ ही लिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक बार थोड़ा सा अपन रीड कर लेते हैं, वैसे सब कुछ मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। ऑपरेटिंग लेवरेज इज मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग ग्लास देखा आपने। सो ऑपरेटिंग लेवरेज इज मैग्निफिकेशन ऑफ एबिट दैट रिजल्ट फ्रॉम हैविंग फिक्स्ड कॉस्ट इन द कंपनीज कॉस्ट स्ट्रक्चर। क्या होता है? चलो बताओ ना आप, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है? हमारा EBIT 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना होता है। सो इट्स मैग्निफिकेशन ऑफ एबिट। व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर। अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होते ना दोस्तों तो DOL भी नहीं होता। ऑपरेटिंग लेवरेज इज अ मेजर ऑफ, क्या लिखा है? बिजनेस रिस्क। इफ देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट देन देयर इज नो ऑपरेटिंग लेवरेज, यानी DOL कितना हो रहा है? 1. It means there will be no magnification of operating income. जितनी मेहनत करेगा ना राजू रस्तों की, बस उतना ही फल पाएगा, ठीक है। Higher the proportion of fixed cost in the cost structure, higher would be the DOL and vice versa. At break-even point, DOL कितना होता है? Infinite. As we move beyond break-even point, that is, as our sales starts rising above BEP, the DOL starts falling. क्योंकि BEP पर तो DOL क्या होता है? इनफाइनाइट। और जैसे आप BEP से आगे जाते जाते हो तो मतलब आप खतरे के निशान से दूर जा रहे हो, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ रहा है और बिजनेस रिस्क कम हो रही है। DOL बीइंग अ मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क भी कम होता चला जाता है। This is so because DOL is a measure of business risk. At break-even point, business risk is highest because any fall in sales will lead to losses. However, as we move above BEP, our MOS increases, business risk decreases. DOL being a measure of business risk also decreases. If sales are expected to increase in the future, then higher DOL is preferred. है ना? हम चाहेंगे ना समय अच्छा है तो फिर हम चाहेंगे 1 का 5 हो, right? DOL is preferred so that operating income rises by a higher percentage. If we expect decline in sales, अरे in times of recession, then फिर क्या? lower DOL is preferred, ठीक है। ये बिल्कुल यार एक क्रिकेटर की तरह होती है कि कमजोर गेंद देखी कि उड़ाया शॉट, चौका छक्का, और जहां देखा नहीं यार टाइट आ रही बॉल तो फिर उसको डक कर देने का, बॉल को छोड़ देने का। वो ज्यादा अच्छा बॉल एकदम स्विंग हो रही है, इन आउट स्विंग हो रही है, बॉल को टच भी नहीं करने का। तो जैसे खराब समय हो तो लोअर DOL, अच्छा समय हो तो चौका छक्का 5 टाइम्स का DOL, ठीक है।
पॉजिटिव DOL मींस फर्म इज ऑपरेटिंग अबव ब्रेक इवन पॉइंट। कितनी शानदार बात लिखी दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट से भी नीचे आ गई, जैसे इन लोगों का ब्रेक इवन पॉइंट कितना था 800, अगर कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे आ गई तो उसका कंट्रीब्यूशन तो फिर भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं रहेगा जितनी फिक्स कॉस्ट है, यानी उस कंपनी का बेचारी का एबिट नेगेटिव आ जाएगा। अब जब अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एबिट, तो अ पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर गिव्स अ नेगेटिव रिजल्ट। तो अगर किसी कंपनी का DOL नेगेटिव आ रहा है, इसका इंप्लाइड मीनिंग है बाबा वो कंपनी ब्रेक इवन से नीचे ऑपरेट कर रही है, और पॉजिटिव DOL आ रहा है, इसका इंप्लाइड मीनिंग है बाबा वो कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर ऑपरेट कर रही है ना। यही तो बात यहाँ लिखी इंग्लिश में, क्या लिखा है? ठीक है, चलिए दोस्तों। और अरे ये क्या डायग्राम है यार, ये क्या डायग्राम है, देखो ये सेल्स है। सेल्स में दिस इज जीरो सेल्स, दिस इज थोड़ा बहुत सेल्स, दिस इज ब्रेक इवन सेल्स, एंड दिस इज अबव ब्रेक इवन सेल्स। जब आपका सेल्स ब्रेक इवन के पास होगा, मतलब आपका एक्चुअल सेल्स उतना ही है जितना क्या है ब्रेक इवन, तो आपका जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा वो कितना आएगा, इनफाइनाइट। ये देखो कितना ऊपर है। लेकिन जैसे जैसे आपका सेल्स बढ़ता जाएगा, ब्रेक इवन से दूर जाता जाएगा, 800 अगर ब्रेक इवन है और आप 1000 पर पहुंच गए, आप 1200 पर पहुंच गए, तो आपका वो DOL जो इनफाइनाइट था, है ना, वो तेजी से गिरेगा और 5 पर आएगा, फिर और तेजी से गिरेगा और 3 पर आएगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ता जाएगा, बिजनेस रिस्क कम होता चला जाएगा। तो ये डायग्राम समझ में आ रहा है ना। डायग्राम बनाने नहीं एग्जाम में, ऐसा कभी बनाने को आया नहीं है, बट एक अपने स्टडी मटेरियल में दिए हुए रहते तो एक अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों, अगर आप ब्रेक इवन से नीचे की तरफ आ गए तो आपका जो DOL है वो 1 रहेगा या माइनस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, माइनस का DOL, ठीक है। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आप 5000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन कमा रहे हो और आपका 100 रुपए का नेगेटिव एबिट है, तो ये फिर भी कम नेगेटिव है। और 1000 रुपए का नेगेटिव तो दैट से बड़ा नेगेटिव, बड़ा नेगेटिव होगा तो DOL छोटा नेगेटिव आएगा, और छोटा नेगेटिव होगा तो फिर DOL बड़ा नेगेटिव आएगा। तो देखिए यहाँ पर बड़ा नेगेटिव है, और ये ध्यान रखना, ये 1 2 3 4 5 से इनफाइनाइट है, ये -1 -2 -10 -50 ऐसा है। तो जब आप ब्रेक इवन से थोड़ा सा नीचे होगे ना, तो थोड़ा सा ही नुकसान होगा, तो आपका बड़ा माइनस का नंबर आएगा DOL का। और जब आप ज्यादा नुकसान में चले जाओगे तो आपका DOL का नंबर छोटा आएगा, इसलिए ग्राफ ऐसा बना है ना। इसका कोई ऐसा लॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट एक डिस्प्ले पर्पज से वो ऐसा डिस्प्ले होगा, ठीक है। मेन अपना जो काम चलेगा वो पॉजिटिव से चलेगा, नेगेटिव की तरफ हम जाएंगे भी नहीं, ठीक है। ओके दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर देखा कि क्या होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, है ना। तो सबसे पहली तो बात ये कि आपको ये 3 फॉर्मूलेज एकदम कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है। इसमें ये वाला फॉर्मूला हमारा प्राइमरी रहेगा, 10 में से 9 क्वेश्चन में अपना यही वाला फॉर्मूला लगेगा। सो फॉर्मूला इज सिंपल, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। बाद में मैं याद भी दिलवा दूंगा, और वो तो क्या 2 क्वेश्चन करते हैं ना बच्चे, तो फॉर्मूले याद हो जाते हैं, क्या जरा जरा से तो फॉर्मूले, इनके कोई फॉर्मूला बोलेगा क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन एबिट, ठीक है। परसेंटेज वाला फॉर्मूला क्या, हाउ सेंसिटिव द एबिट इज ओवर सेल्स, ठीक है। 1 अपॉन एमओएस तो आपको याद ही रहता है, ठीक है। चलिए, क्यों ना दोस्तों अपन इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन कर ले, है ना, और फिर उसमें अपने आप अपने को सब कुछ समझ में आने लगेगा। चलिए, तो आते हैं क्वेश्चंस पर। ओ तो दोस्तों, हमारी जो किताबें डिजाइंड हैं वो कुछ ऐसे डिजाइंड हैं कि हमने 2 किताबें बनाई हैं, जिसमें जो पहली किताब है वो कॉन्सेप्ट बुक है प्लस लास्ट डे रिवीजन के क्वेश्चंस है। कॉन्सेप्ट बुक प्लस लास्ट डे रिवीजन के क्वेश्चंस। तो ये जो अभी मैं आपके सामने फ्लैश नहीं कर रहा था, फॉर्मूला, अंडरस्टैंडिंग, सारी चीजों को समझना, है ना, ये सारी हमारी कॉन्सेप्ट बुक है, ठीक है। आखिरी दिन दोस्तों समय कम होता है, FM और SM दोनों होते हैं, 50-50 मार्क्स के होते हैं। अब जिसमें SM थ्योरी है, तो जो थ्योरी आखिरी दिन पढ़ते हैं ना, वही बच्चा एग्जाम में लिख पाता है। जो आपने आखिरी दिन जैसे फीचर्स आपने रिवाइज नहीं करे, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रिवाइज नहीं करी, तो हाथ नहीं चलेंगे। जैसे स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी है क्या आपको, तो स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी आपको यूं मालूम है, पर लिखते वक्त पेन थोड़ी नहीं चलेगा। कब तक, जब तक वो आखिरी दिन पढ़ कर नहीं गए, राइट। तो एज्यूमिंग अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द लास्ट डे, सपोज कीजिए यू हैव गॉट टोटल 24 आवर्स ऑन द लास्ट डे टू रिवाइज, है ना, बिटवीन योर प्रीवियस पेपर एंड दिस पेपर। ये तो आपका आखिरी पेपर है यार, तो यूं ही आप थोड़े से थक चुके होंगे 5 एग्जाम्स देकर, राइट। उसमें साइकोलॉजिकल प्रेशर भी तो आता है, बीच में अगर एक आध पेपर बिगड़ जाता है तो वो सब छीका आखिरी पेपर पे ही फूटता है। तो दोस्तों FM और SM में अगर 24 आवर्स है, तो रिवाइज करने के लिए FM के लिए सिर्फ कितने हैं, 12 आवर्स। लेट्स गो बाय मार्क्स, 12
आवर्स उसको देंगे जिसके 50 मार्क्स है, 12 आवर्स उसको देंगे जिसके 50 मार्क्स है, हमें तो मार्क्स से मैटर है, राइट। अब 12 घंटे के अंदर आपको एफएम के 8 चैप्टर रिवाइज करने, 12 घंटे के अंदर 8 चैप्टर, यानी पर चैप्टर रफली आपके पास 1.5 आवर है, जिसमें भी एफएम के अंदर भी थ्योरी है, राइट। जिसमें एक थ्योरी चैप्टर है, तब उसको तो एसएम जितना ही डेप्थ में रिवाइज करना। इस 1.5 आवर में आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करने सारे, रफली हाफ एन आवर तो आपको कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करने में लग जाएगा, हर चैप्टर के सिर्फ कॉन्सेप्ट के एग्जांपल्स, फॉर्मूलाज, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या कॉमन पिटफॉल्स हैं, कहाँ पर हम गलती कर सकते हैं, कौन से स्पेशल पॉइंट जो एग्जाम में ध्यान रखना, ऐसे ही ने ऐसा लिखा तो उसका ही मतलब है, सो ऑन, राइट। हाफ एन आवर ले देकर आपके पास 1 घंटा बचा है, और उस 1 घंटे में आपको क्वेश्चन रिवाइज करना है। अब आप और मैं दोनों समझ रहे हैं कि 1 घंटे में सारे क्वेश्चन रिवाइज नहीं हो सकते, वो आधा आधा एक एक पेज के तो क्वेश्चन नहीं होते, तो कब पढ़ेंगे और कब रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, आपके लिए फिल्टर कर दिया कि आपको उस 1 घंटे में कौन से क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बना दी चैंपियंस बुक, है ना। चैंपियंस बुक का मतलब होता है कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके लास्ट रिवीजन के क्वेश्चंस हैं, आप कहाँ पर गलतियां कर सकते हो, क्वेश्चन नोट्स हैं, किन चीज़ों को ध्यान रखना है, थिंग्स टू रिमेंबर है, ये सारा अपना कॉन्सेप्ट बुक में आएगा, राइट। कभी कभी बच्चे क्या पूछ लेते कि सर फिर एक काम करें, जो दूसरी किताब आप बना रहे हो प्रैक्टिस बुक, वो छोड़ ही दें, फिर करें ही नहीं। अरे यार क्या कर रहे हो, ऐसा होता तो मैं बनाता ही नहीं प्रैक्टिस बुक। क्या सिर्फ 15 क्वेश्चन रिवाइज करके और आप एग्जाम कर लोगे, तो आपका पिरामिड शेप होना चाहिए, मतलब शुरुआत में अपना बेस मजबूत बनना चाहिए, ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने चाहिए, लेकिन आखिरी जाते जाते आखिरी दिन में वो कंसोलिडेटेड होना चाहिए। पहले दिन कंसोलिडेट करोगे तो फिर बेस कमजोर होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम करेंगे दोनों किताब, चैंपियंस बुक प्लस प्रैक्टिस बुक, लेकिन जैसे जैसे आप सक्सेसिव रिविजन्स करोगे तो फिर अल्टीमेटली आखिरी दिन आपको चैंपियंस बुक पर आना है, ठीक है। ओके, अपने सारे क्वेश्चन सब आईसीआई के ही हैं। मैंने एक काम और कर दिया दोस्तों चैंपियंस बुक के अंदर आपके लिए, वो ये है कि जैसे अगर मैं ये अपन अपनी मेन बुक होगी प्रैक्टिस बुक, और प्रैक्टिस बुक से मैं कुछ कुछ क्वेश्चन उठाकर चैंपियंस में डाल चुका हूँ, दैट इज अवर कॉन्सेप्ट बुक, राइट। जैसे क्वेश्चन 1 मैंने कहाँ डाल दिया है, चैंपियंस बुक, राइट। तो इसके लिए अब अपने को कहाँ आना पड़ेगा, चैंपियंस बुक पर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यही है तो वो यहीं पर ही सॉल्व करेंगे, यानी हमारी मेन सीक्वेंस चलेगी प्रैक्टिस बुक की। अब जब मैं दोस्तों यहाँ पर चैंपियन बुक पर आता हूँ, तो चैंपियन बुक पर ये देखिए दोस्तों, ये रहा वो पहला सवाल, ओके। सो कहाँ गया पहला सवाल, ये रहा वो पहला सवाल, राइट। ये है चैंपियन बुक का पहला सवाल। इसके अंदर देखिए मैंने क्या लिखा है, 4 क्वेश्चंस मोर। क्या रहता है, 4 अलग अलग डेटा पढ़ोगे, फिर 4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपका आखिरी दिन समय ज्यादा लग जाएगा, मतलब 4 क्वेश्चन को पढ़कर और उसके डेटा पर सॉल्व करने कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे। वही काम आपका यहाँ पर 5 या 7 मिनट में हो जाएगा, तो 2-3 मिनट भी आखिरी दिन मैंने ऐसे करके आपके बचा दिए, तो लगभग 1-2 घंटे मैंने एक्स्ट्रा क्रिएट कर दिए। तो ये जो चैंपियंस बुक है ना, उसके अंदर मैंने कई बार क्या किया है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे उनको क्लब करके एक सिंगल क्वेश्चन बता दिया, ताकि एक सिंगल डेटा पर हम मल्टीपल सिचुएशन सॉल्व कर लेंगे। इज दैट क्लियर। चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन है ना अपनी प्रैक्टिस बुक में, है ना, वो है ही नहीं प्रैक्टिस बुक में, उसके लिए हमें कहाँ आना है, चैंपियन बुक पर। तो आप आ जाइए दोस्तों चैंपियन बुक पर, और देखें ये रहा सवाल। X Limited has estimated that for a new product, its break-even point is 20,000 units. बच्चा बच्चा जानता है क्या break-even point का फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। सो break-even point is equal to fixed cost divided by contribution per unit. If the item is sold at कितने रुपीस, 14 per unit, and the variable cost is rupees 9 per unit, ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूशन आपने बता दिया 5, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज 14 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट इज 9 रुपीज, सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 5 रुपीज। तो आगे भी तो बोलो अब और कुछ। वेरी गुड, फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी, मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़े लिखे लग रहे हो दोस्तों। तो यहां पर अब हम ब्रेक इवन पॉइंट की जगह क्या रख देंगे, 20,000 units is equal to fixed cost divided by 5. Therefore, fixed cost equals to 1 lakh. ये आ गई दोस्तों फिक्स कॉस्ट। तो अपने को क्वेश्चन का डेटा तो बाबा पूरा समझ में आ गया। अब क्वेश्चन से बात कर लेते, क्या कहना चाह रहे हैं। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। हमें दोस्तों डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूलाज हैं। बोलो बोलो, 3 फॉर्मूलाज है ना। ओके दोस्तों, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के पहले एक काम करते हैं, तीनों फॉर्मूलाज यहाँ पर एक बार लिखवा दो मुझे। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फर्स्ट फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन
सेल्स, ठीक है, समझा सब कुछ अपन ने कॉन्सेप्चुअली, लेकिन एग्जाम में क्या फॉर्मूला एकदम कंठस्थ होना चाहिए तो क्विकली होगा आपका पेपर सॉल्व, नहीं तो पेपर छूट जाएगा, ठीक है। डिराइव तो मैं कोई सा भी फॉर्मूला कर दूंगा। दूसरा फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबी आई टी, है ना। तीसरा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एमओएस परसेंट, ठीक है। चलिए, ये दोस्तों हमें डॉल निकालने का कह रहे हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने का कह रहे हैं। आप तो हमेशा जो फोकस रखेंगे वो किस फॉर्मूले पर रखेंगे, इस फॉर्मूले पे, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम यही हमारा साथ देगा, ठीक है। फॉर सेल्स वॉल्यूम 25,000 यूनिट्स एंड 30,000 यूनिट्स, तो 25,000 और 35,000 यूनिट्स पर अगर डीवल निकालना है तो 25,000 और 30,000 यूनिट्स पर कंट्रीब्यूशन भी इंसान ने मालूम होना चाहिए और एबिट भी इंसान ने मालूम होना चाहिए। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट में पाए जाते हैं, राइट। तो दोस्तों सफलता की पहली सीढ़ी लिवरेज चैप्टर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बताइए क्या होगी, is to prepare an income statement where we are going to prepare this income statement for 2 columns। हाँ, एक 25,000 यूनिट्स का कॉलम और एक 30,000 यूनिट्स का कॉलम, उस पर हम इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे पूरा। सेल्स लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे, कॉन्ट्री लिखेंगे, फिक्स कॉस्ट लिखेंगे, एबिट लिखेंगे, और एक बार कॉन्ट्री और एबिट आ जाएगा पावर डिवाइड करके आंसर निकाल देंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, लिखकर करना बनता है। चलिए आइए, तो कॉपी का श्री गणेश कर लीजिए आप, पहला चैप्टर। तो स्टेटमेंट कितना सही आइडिया दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन में सबसे पहले वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। दोस्तों एफएम में 50 में से पूरे ही 50 लाने हैं, और ये कॉस्टिंग में 100 में से 100 लाने से ज्यादा संभव है। और 50 में से 50 लाना रिलेटिवली ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू 100 में से। 100 में से तो 99 भी आ सकते हैं, पर 50 में से 50 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और मतलब ये तो आईसीआई ने बहुत बड़ी गलती करी कि 50 मार्क्स का रखा है इसको। कायदे से 100 नंबर का सब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ ऐसे में हटा दो, और क्या, ये क्या थ्योरी। ओपन बुक क्या, उसको आपकी ट्रेनिंग का पार्ट बना देना चाहिए। इतनी ट्रेनिंग होती है ना आईटी वाईटी, एक मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे दो, राइट। वो मैनेजमेंट गेम्स और ये तो सब होते ही है ना, वो कर दो, राइट। ये काम की चीज है ना भाई, इससे चल रही दुनिया। दोस्तों इनकम स्टेटमेंट, हाँ जी, सबसे पहले सेल्स। हालांकि इसको 50 का मत समझना, आगे फाइनल के अंदर एएफएम है, एडवांस फाइनेंशियल में, वो पूरे 100 नंबर का है। और फाइनल वाले किसी से भी पूछ लेना पास कौन कराता है, एएफएम ही पास कराता है। सही जगह से पढ़ा हुआ। दोस्तों सेलिंग प्राइस कितने रुपीज है, 14 रुपीज। अच्छे से करेंगे दोस्तों अपन ये सब्जेक्ट, बिल्कुल मन लगाकर 360 डिग्री कवरेज होगा, आप जरा ही चिंता मत करना। 14 इंटू 25,000, 3,50,000, और इधर कितना आता है 4,20,000, ठीक है। ये अपने जो सब्जेक्ट है ना, दोनों बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट का जिम्मा लिया है मैंने। तो आपके जो एग्रीगेट की व्यवस्था होनी है ना, वो सब इधर से ही होनी है, कॉस्टिंग और एफएम से। 9 पर यूनिट दोस्तों, 2,25,000 है ना। कैलकुलेटर चलने देना, लिखते चलने देना। 2,70,000, 1,25,000, 2,50,000, नहीं 1,50,000। ये वो हो गया कंट्रीब्यूशन। अब हम इसमें से क्या लेस कर देंगे, फिक्स कॉस्ट। यूं तो अपन ने निकाल ली थी फिक्स कॉस्ट, लेकिन अभी अपने को इनको बताने को वो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा ना। ओके, तो अपन इसके लिए फिक्स कॉस्ट के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेंगे दोस्तों। तो फिक्स कॉस्ट जैसे ही माइनस करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, एबिट। एबिट को हम लूज सेंस में ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं, ठीक है। ओके, तो अब अपन यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1, इसमें हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। सो फिक्स कॉस्ट के लिए उन्होंने हमें एक मददगार नंबर दे रखा था, एंड दैट वाज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज
fixed cost divided by contribution per unit. So break even point given in the question was 20,000 units. Fixed cost we have to calculate. Contribution is 5 rupees per unit, and 14 minus 95. Therefore, fixed cost equals to rupees 1 lakh. ठीक है, इस 1 लाख रुपीस की फिक्स कॉस्ट को हम ऊपर ले जाकर अपडेट कर देंगे. ठीक है, 1 लाख यहाँ, 1 लाख यहाँ. ठीक है, वो तो आप कितनी भी यूनिट्स बनाओ. फिक्स कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट बोलते हैं क्यों? क्योंकि वो फिक्स रहती है, आपके वॉल्यूम से चेंज नहीं होती. दोस्तों हमने एबिट भी कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था. क्वेश्चन पूछ रहा था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बताओ. यहाँ और यहाँ आराम से बता देंगे. ठीक है, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ये अपन क्वेश्चन का फर्स्ट ही पॉइंट कर रहे हैं, है ना. चलिए, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इसे दोस्तों हम प्यार से DOL कहते हैं. और कंट्रीब्यूशन अपॉन एबिट है ना. ओके, अच्छा ये इतना सही साठ चैप्टर, इतना सही साठ फॉर्मूला कि कोई बच्चा उल्टा भी फॉर्मूला लगा देना तो अपने आप ही रुक जाएगा. क्योंकि जब आप एबिट अपॉन कंट्री करोगे तो आपका नंबर 1 से छोटा आ जाएगा. आप बोलोगे ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था क्लास में. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला सही लगना है. तो कंट्रीब्यूशन अब यहाँ पर बताना पड़ेगा, है ना. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एट 25,000 यूनिट्स अलग आंसर आएगा, और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एट 30,000 यूनिट्स में अलग आंसर आएगा. तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एट 25,000 यूनिट्स में आंसर आखिर क्या आएगा? तो उसके लिए हमें 25,000 यूनिट्स का कंट्री बाय एबिट करना पड़ेगा, है ना. या बता रहे हो 5 और या बता रहे हो कितना 3. ठीक है, तो कर ही लेते हैं इसको. सो 1,25,000 डिवाइडेड बाय 25,000 ये आता है दोस्तों 3 टाइम्स, है ना. इसको टाइम्स बोलते हैं, और 5 टाइम्स. ठीक है, इसको 5 टाइम्स बोलते हैं. और फिर उसके बाद कितना है 1,50,000 ना डिवाइडेड. अच्छा ये वाला 3 टाइम्स है. ओके ओके. और सिंपल सी बात है दोस्तों, ब्रेक इवन कहाँ रखा हुआ है? 20,000 पर रखा हुआ है. और आप मैं पढ़े लिखे हैं तो एट ब्रेक इवन पॉइंट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मालूम क्या होता है? इनफाइनाइट. क्योंकि एट ब्रेक इवन पॉइंट योर एबिट इज 0, your contribution is just sufficient to meet the fixed cost, so your EBIT is 0. any number divided by 0 gives you infinite. और जैसे जैसे हम ब्रेक इवन पॉइंट से दूर दूर जाते जाते हैं, हमारा MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे DOL बीइंग अ मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क कम होता चला जाता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है यार? एक तो कैलकुलेट करने का बोला था, सो वी हैव कैलकुलेटेड. एग्जाम में वर्ड कैलकुलेट लिखा है ना, तो बस कैलकुलेट करके छोड़ देना. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, इन द अबव क्वेश्चन What do you infer? Infer मतलब आप क्या inference निकालते हो, क्या interpretation निकालते हो, क्या conclusion निकालते हो from the DOL at the sales volume of 25,000 and 30,000 and their difference if any. एक मिनट. यहां पर दोस्तों कुल मिलाकर 2 सवाल है. पहला यह है कि ये जो DOL आया है 25,000 पर, कितना आया है DOL 25,000 यूनिट्स पर? 5 टाइम्स. और 30,000 पर कितना है? 3 टाइम्स. उससे आप क्या इन्फ्रेंस निकालते हो पहले वो पूछा. तो भाई 5 टाइम्स का ये इन्फ्रेंस है कि अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम से यानी 25,000 यूनिट से अगर मैं चलना शुरू करूंगा और मेरा सेल्स 1% भी बढ़ा तो मेरा एबिट कितना परसेंट बढ़ेगा? 5%. और 30,000 पर क्योंकि 3 टाइम्स आ रहा है तो फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन सेल्स माई एबिट विल गो अप बाय 3%. ठीक है, दैट इज द इन्फ्रेंस ऑफ DOL एट 25,000 एंड 30,000 यूनिट्स एंड देयर डिफरेंस इफ एनी. तो इन दोनों में डिफरेंस है. जी हाँ, यहाँ है 5 और यहाँ है 3. आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्यों है, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है? तो सिंपल, एट ब्रेक इवन पॉइंट DOL इज हाईएस्ट एट इनफाइनाइट. एज वी मूव बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट यानी एज अवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीजेस अवर बिजनेस रिस्क डिक्रीजेस, एंड DOL बीइंग अ मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क रिफ्लेक्ट्स द सेम डिक्रीजिंग DOL. ये हमें दोस्तों यहाँ पर आंसर लिखना रहेगा. ठीक है, ओके दोस्तों. ICI का जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, उसमें यही था. ये वाला मैंने खुद ने जोड़ा एक एनालिटिकल पॉइंट. ठीक है, फिर ये वाले वापस से ICI की तरफ से हैं. ठीक है, चलिए तो सेकंड पॉइंट अपन यहाँ पर करते हैं. और एक बार देखिए सेकंड पॉइंट का इन्होंने क्या आंसर लिखा. देखो अपने ये आंसर तो मैच हो गया 5 टाइम्स और
3 टाइम्स है ना। सेकेंड पॉइंट का अपन आंसर एक बार रीड आउट कर लेते हैं। एट सेल्स वॉल्यूम ऑफ 25,000 यूनिट्स DOL इज इक्वल टू कितना, 5 टाइम्स। एट सेल्स वॉल्यूम ऑफ 30,000 DOL इज 30 टाइम्स। What does that mean? 5 टाइम्स का मतलब क्या? For every 1% change in sales, the EBIT या फिर operating income will change by 5% in the same direction। मतलब अगर सेल्स बढ़ा तो फिर EBIT भी बढ़ेगा और 5 गुना से जोरों से बढ़ेगा, और अगर सेल्स गिरा तो उतने ही जोरों से गिरेगा भी। सही। सिमिलरली 3 टाइम्स का मतलब क्या है कि 1 चेंज की जगह 1 चेंज की वजह से 3 का चेंज होगा। एट ब्रेक इवन पॉइंट DOL क्या होता है? इनफाइनाइट। In the present case, DOL has fallen from 5 to 3. Why? As sales rises above BEP and as it increases further, MOS increases and business risk decreases, and DOL being a measure of business risk also decreases। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब एक काम कीजिए, है ना। मान लो मैंने आपको लिखने का टास्क दे दिया सेकंड पॉइंट, हाउ वुड यू राइट? सबसे पहले 25,000 का जो 5 टाइम्स का DOL आ रहा है उसका इन्फरेंस बताइए। तो अपन लिखेंगे एट 25,000 यूनिट्स लेवल DOL इज 5 टाइम्स। इट मीन्स फॉर एवरी 1% चेंज इन सेल्स द ऑपरेटिंग इनकम या फिर EBIT विल चेंज बाय 5% इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है। Similarly, at sales level of 30,000 units, DOL is 3 times. It means for every 1% change in sales, the EBIT या फिर operating income will change by 3% in the same direction। ठीक है। चल, अब इन दोनों में भी फर्क है कि एक बार तो DOL आप 5 बोल रहे हो, एक बार 3 बोल रहे हो, तो उसका भी रीजन देना है कि भाई आखिर ऐसा क्यों। हमें बोलना है तो अच्छा हो तुम 25-30 पर बैठे हो, वो 20 वाले से पूछो उसका कहां पर है DOL, 7वें आसमान पर। हम क्या बोलेंगे? एट ब्रेक इवन पॉइंट DOL इक्वल्स टू infinite, है ना। and as we move beyond the break even point the DOL decreases, and as we move further it decreases further। why? as we move above the break even point margin of safety increases and business risk decreases, and DOL being a measure of business risk also decreases। ठीक है, ये दोस्तों आपको लिखना है ना। तो ये मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूं, ये आप खुद से एक बार रिवाइज करना और खुद से मन से लिखने की कोशिश कर लेना, उतनी स्पेस आप छोड़ सकते हैं कॉपी में। चलिए थर्ड पॉइंट पर आते हैं ना। व्हेन ऑपरेटिंग एट 30,000 यूनिट्स लेवल, इफ सेल्स आर अप बाय कितना परसेंट? 10%। कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन EBIT। हमें बताना है EBIT पर क्या इम्पैक्ट आएगा। दोस्तों यहाँ पर खास बात ये ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन ने आपको कहां जाकर बिठा दिया है? 30,000 यूनिट्स के लेवल पर जाकर बिठा दिया है। मतलब ये सेल्स वॉल्यूम 25,000 है या बाबा 30,000 ही है। और अगर सेल्स वॉल्यूम 30,000 है तो हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है? 3 टाइम्स है। और 3 टाइम्स का इंटरप्रिटेशन ही क्या होता है? फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन सेल्स EBIT विल इंक्रीज बाय 3%। तो अभी दोस्तों सेल्स कितने से इंक्रीज हो रहा है? 10 से। बताइए ना इंपैक्ट ऑन EBIT क्या आएगा? EBIT विल इंक्रीज बाय 30%। ठीक है ना। पर अब ये जो लैंग्वेज होती है ना, कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन EBIT, अब इसका ऐसी 2 इंटरप्रिटेशन निकाल सकता है। एक तो हमें परसेंटेज में इम्पैक्ट बताओ, या फिर आप हमें अमाउंट में इम्पैक्ट बताओ। अभी जो आपने मैंने इम्पैक्ट बताया वो किस में बताया? पर अमाउंट में यूं ही बता देंगे। जब आपके मेरे पास ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि 30,000 पर ऑपरेट करते वक्त हमारा EBIT कितना है? 15,000 है। तो 30% का इंक्रीज यानी EBIT विल इंक्रीज बाय 15,000 टू कितना? 65,000। तो ऐसा करने से क्या 360 डिग्री हमने आंसर लिख लिया। भाई परसेंटेज में चेक करना परसेंटेज में चेक करो, और अमाउंट में चेक करना है तो अमाउंट में चेक करो। बिकॉज यहाँ पर एकदम क्लैरिटी नहीं है कि इम्पैक्ट हमें रुपीज टर्म्स में बताना है या फिर परसेंटेज टर्म्स में। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा अपने पास एक और तरीका, उससे भी आंसर कितना सही बोला आपने कि वापस स्टेटमेंट बना लो, है ना, कि सेल्स कितने परसेंट से बढ़ा है? 10% से। तो अब यहाँ पर इसको क्या कर लो? 33,000। तो 33,000 इंटू 14 करेंगे यानी 4,62,000, और ये कितना आ जाएगा? 2,97,000, यानी ये कितना आ जाएगा? 1,65,000। 1,65,000 मैंने कहता था। तो यहाँ पर 15,000 रुपीज का इंक्रीज आ गया। सो इम्पैक्ट ऑन EBIT इज एन इंक्रीज ऑफ 15,000। परसेंटेज में बोलना है तो कितना परसेंट? 30%। इज दैट क्लियर? तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, फिर डायरेक्टली अपना वो जो है उससे भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो हमने एक काम करते हैं, ज्यादा स्मार्ट तरीका तो वही वाला है, वापस से कौन बनाएगा ना इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, दोनों ऑल्टरनेटिव्स अलाउड है दोस्तों, है ना। तो सेकंड पॉइंट के लिए आप एक काम कीजिए, जगह छोड़ दीजिए। ठीक है, और जितनी आपको लगे जगह। ठीक है, और अब अपन करने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट। ओके,
तो अपन वो स्मार्ट तरीके से ही कर लें, परसेंटेज वाले से, है ना। यहाँ पर सबसे सही तरीके का प्रेजेंटेशन होता है कि डीओएल का वो वाला जो फॉर्मूला है ना वो यूज कर लो, मजे ही आ जाएंगे। परसेंटेज चेंज इन एबिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, है ना भाई, प्रेजेंटेशन है ना। तो अपन यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन एबिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स कर देंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, डीओएल की जगह पर क्या लिखने का मन कर रहा है? 3 टाइम्स। परसेंटेज चेंज इन एबिट की जगह क्या लिखेंगे? वही निकालना है, परसेंटेज चेंज इन एबिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज गिवन एट 10%, therefore परसेंटेज चेंज इन एबिट इज इक्वल टू कितना आएगा? 30%, ठीक है। और वी कैन से कि कितने का चेंज आएगा। तो अभी एबिट कितने का है? 50,000 का, और आप उसको कितना चेंज करवा रहे हो? 30% से चेंज करवा रहे हो ना, यानी कि कितना चेंज आ जाएगा? 15,000 रुपीज का चेंज आ जाएगा। अच्छा, ये चेंज को डिफाइन भी कर दो कि चेंज किस डायरेक्शन में, बिकॉज राइट नाउ वी नो व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन सेल्स, इट्स इंक्रीजिंग, सो एबिट विल आल्सो इंक्रीज। अगर सेल्स डिक्रीज होता तो फिर एबिट भी डिक्रीज होता। भाई लेवरेज का काम है कि तू जैसा जाएगा ना, मैं तुझे उतना गुना आगे उस डायरेक्शन में और बढ़ाऊंगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो 30% इंक्रीज आएगा, या फिर वी कैन से कि 15,000 रुपीज का इंक्रीज आएगा। ऑल्टरनेटिवली कोई बच्चा इसको इनकम स्टेटमेंट बनाकर भी कर सकता है, अलाउड है, ऐसे को तो आंसर पे टिक लगाना रहता है, ठीक है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर क्या इम्पैक्ट में कभी कभी एक रिस्क ये भी बनती है कि कहीं ऐसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि नया एबिट क्या है, तो अपन यहाँ पर न्यू एबिट भी बता सकते हैं, राइट। हेंस न्यू एबिट विल बी कितना? 50,000 प्लस 15,000, यानी न्यू एबिट वुड बी 65,000, ठीक है। तो अब उसके बाद जैसा आंसर होगा ना उससे चेक कर लेगा, ठीक है। ये 15,000 डिफाइन कर देना, 15,000 इज इंक्रीज इन एबिट। चलिए दोस्तों, ये हमने सफलतापूर्वक क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट भी कर लिया। अब अपन करते हैं क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट पर पधारेंगे। When operating at 30,000 units level, मजा आ गया, वहीं पे ही रख रहा है क्वेश्चन हमें 30,000 पर। If the firm wants to double up its earnings before interest and tax, गजब, फर्म क्या करना चाह रही है? अपना एबिट डबल करना चाह रही है। डबल को जरा मैथमेटिकल टर्म्स में बोलो, 2 टाइम्स, और मैथमेटिकल बोलो 100% से बढ़ाना चाह रही है। हाउ मच ऑफ अ राइज इन सेल्स वुड बी नीडेड ऑन अ परसेंटेज बेसिस? आंसर बोल दो। 33.33% आ रहा है आंसर। भाई सिंपल सी बात है, हमारा डीओएल 30,000 पर कितना है? 3 टाइम्स, मतलब जितना ऊपर असर करेंगे उसका 3 गुना असर नीचे होगा। अब आपको नीचे असर चाहिए 100%, तो ऊपर असर कितना करना? 1/3, 33.33%। इतना सिंपल, ठीक है। कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर अब दोस्तों बनाते हैं फोर्थ पॉइंट पर, और फोर्थ पॉइंट में मैं कह रहा हूं फॉर्मूला ही लगाते हैं, है ना। डीओएल का परसेंटेज वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं, परसेंटेज चेंज इन एबिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके, डीओएल फिट कर देंगे हम 3, परसेंटेज चेंज इन एबिट सेट कर देंगे 100% ना भाई, डबल करना है ना आपको। पैसा डबल करने का मतलब क्या है? 100% बढ़ाना है। So percentage change in sales would be 100% by 3 is equal to 33 1/3 या 33.5, मतलब 33.33 ना, 33.33% से हम इंक्रीज कर देंगे सेल्स को। तो ऐसा करने से हमारी 100% बढ़ाने की मनोकामना पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। ओके दोस्तों, ये लेवरेज चैप्टर का जैसा अपन ने क्वेश्चन करा है ना, काइंड ऑफ वैसा ही क्वेश्चन है, उसके 50% चांसेस होते हैं। मतलब इतना सिंपल सा क्वेश्चन कि आप डीओएल निकालो, चलो अब हमको ये कर लिया हमने, तो बताओ डीओएल क्या हो जाएगा। चलो अब हमने सेल्स बढ़ा के, तो बताओ एबिट पे क्या इंपैक्ट आएगा। चलो हमें एबिट बढ़ाना है, तो बताओ सेल्स पे कितना करना पड़ेगा, मतलब घुमा फिरा कर, ठीक है। ओके, अब बनाते हैं दोस्तों, वापस से हमारी प्रैक्टिस बुक पर आ रहे हैं, और प्रैक्टिस बुक का क्वेश्चन नंबर 2 अब हम देखने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 कम्स फ्रॉम स्टडी मटेरियल। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर ईच ऑफ द 4 फर्म्स। सारी फर्म्स के लिए हमें ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है। इसका मतलब होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है। चारों फर्म का आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया है,
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया है, वक्त आने पर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकल सकता है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दे दिए. What conclusions can you draw with respect to levels of fixed cost and the degree of operating leverage result? Explain. Assume number of units कितना बोला है, छोड़ के रख देंगे, इसी का इंतजार कर रहे थे आप, है ना. तो अब दोस्तों एक समझदार बच्चा क्या करेगा, 5000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देगा किससे, नहीं इससे करो ना, 20 से. ऐसे पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाओ ना आप. तो आप देखो, मुझे समझ में आ गया प्रेजेंटेशन कैसा करोगे. आप प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बना लोगे, पर्टिकुलर्स का कॉलम बना लोगे ए बी सी डी, ठीक है. चलिए तो सबसे पहले सेल्स कितना लिखेंगे, 5000 यूनिट्स इंटू 20 रुपीज, कितना आ जाएगा 1 लाख. इसमें से क्या माइनस कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट. 6 इंटू 5000 यानी कि 30,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट गई, यानी कि कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 70,000. फिक्स कॉस्ट कितनी है 60,000 ना, तो एबिट कितना आ जाएगा 10,000. ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा था, कैलकुलेट द क्या ऑपरेटिंग लेवरेज ना. फॉर्मूला बोलो ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या होता है, फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन एबिट. यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना है, एबिट कितना है, यानी बाबा आंसर क्या आएगा 7 टाइम्स, राइट. अब वो तो मैं जानता हूं आप इतने होशियार हो कि जब आप ए के लिए कर लोगे तो बीसीडी सबके लिए कर ही लोगे, राइट. आखिरी वाले का बिना कैलकुलेटर चलाए आंसर 1 लाख, ये आंसर नहीं निकल पाएगा ना. 1 हाँ, क्योंकि यहां पर फिक्स कॉस्ट क्या है, निल है, और जब फिक्स कॉस्ट ही नहीं है तो डीओएल 1 होता है. ऐसे भी सोच सकते कि जब किसी की जिंदगी में कुछ फिक्स कॉस्ट ही नहीं तो उसका जो ही कॉन्ट्री उसका वही एबिट है. तो जो ही कॉन्ट्री है वही एबिट है, तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्री अपॉन एबिट. तो जो ही डिवाइडेड बाय जो ही, तो 1 ही होगा. ठीक है, तो आखिरी वाले का आंसर क्या आएगा 1 आएगा. ठीक है, और बाकी भी आंसर निकलते जाएंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट. तो कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज वाला तो पोर्शन अपना हुआ. इसके बाद क्वेश्चन ना कुछ कंक्लूजन वाली बातें शातें कर रहा है, एक बार देख लेते हैं, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन के मार्क्स तो मिल ही जाएंगे. What conclusions can you draw with respect to levels of fixed cost and the degree of operating leverage? दोस्तों आप एक बात बताइए, फिक्स कॉस्ट के लेवल में और डीओएल में कुछ कनेक्शन है या नहीं है, फुल कनेक्शन है बॉस. अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट आएगी ना उतना ज्यादा डीओएल आएगा. अरे राजू को याद करो, फरहान को याद करो, और वो एक और रेंचो को याद करो, किसकी फिक्स कॉस्ट सबसे ज्यादा थी, रेंचो की फिक्स कॉस्ट सबसे, तो उसका डीओएल भी सबसे ज्यादा आ रहा था, और राजू की फिक्स कॉस्ट ही नहीं थी तो डीओएल 1 आ रहा था, फरहान का डीओएल 3 के आसपास आ रहा था. तो हायर द फिक्स कॉस्ट हायर वुड बी द डीओएल. तो अब आप, एंड इफ देयर इज नो फिक्स कॉस्ट देन डीओएल वुड बी 1. तो हम व्हाट कंक्लूजन्स में क्या लिखेंगे, वो जिसकी फिक्स कॉस्ट नहीं है उसका डीओएल 1 है. और अब जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट बढ़ती जा रही वैसे वैसे इनके डीओएल भी बढ़ते चले जा रहे हैं, ये हम लिखेंगे. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मैं लिखकर नहीं करवा रहा हूं, इसका अपन डायरेक्टली सोल्यूशन रेफर कर रहे हैं. तो मैं इसका सोल्यूशन आपके सामने ओपन कर देता हूं. ये बहुत ही अल्ट्रा लो लेवल का क्वेश्चन है, मतलब क्योंकि स्टडी मटेरियल में दिया हुआ इसलिए इज्जत करनी पड़ती. देखिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर आ ही रहा था, 7 अपना आ ही गया था, 1 अपना आ ही गया था, 2 आ गया, और क्या आ गया 3 आ गया. ठीक है, ओके. अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि the operating leverage exists only when there are fixed costs. In case of firm D, there is no magnification effect on EBIT, है ना, because a 20% increase would result in 20% increase in EBIT. In case of other firms, operating leverage exists. It's maximum in firm A, followed by firm C and minimum in firm B. दोस्तों अब यहां पर आपने देखा होगा कि वो फिक्स कॉस्ट के अमाउंट से डायरेक्टली कोरिलेट नहीं हो रहे. जैसे कि इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी 60,000, तो इसका डीओएल कितना है 7. अच्छा, अब इसकी फिक्स कॉस्ट कम है तो इसका डीओएल तो कम आ गया, लेकिन अब सबसे हाईएस्ट फिक्स कॉस्ट तो इसकी, लेकिन इसका डीओएल सबसे हाईएस्ट आया या नहीं आया, नहीं आया. ऐसा इसलिए क्योंकि वो मैंने भी जब बोला था कि जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा उसका डीओएल ज्यादा, उसके ठीक पहले मैंने एक वर्ड बोला था, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. ठीक है, बट अदर थिंग्स आर नॉट कांस्टेंट. यू कैन सी कि यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 30, और यहां वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 1 लाख. तो देखा जाए तो जो फिक्स कॉस्ट है उसको अगर मैं प्रोपोर्शनेटली देखूंगा, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट इज 90,000, वेरिएबल 30 और फिक्स 60 है ना, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 90, जिसमें 1/3 इज वेरिएबल एंड 2/3 इज फिक्स. हियर इट इज 1 लाख एंड 1 लाख. तो हियर द टोटल फिक्स कॉस्ट इज
my total cost is 2 lakh, so 50% is variable and 50 ही फिक्स है, यहाँ 2/3 फिक्स है, तो यहाँ पर proportion of fixed cost ज्यादा है, and that's why it has a higher DOL. ठीक है, और भी reasons होते हैं, सेम फिक्स कॉस्ट पर भी DOL चेंज होता है. अरे वो रेंचो के केस में एक बार DOL 5 आया था, फिर 3 आया था, फिर वो ना, मतलब एक और फैक्टर जो डिटरमाइन करता है DOL वो ये है कि आप अपने खुद के ब्रेक इवन से आखिर कितना दूर हो. इज दैट क्लियर? तो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट लगाकर ही कोई कमेंट किया जा सकता है, और आप तो इकोनॉमिक्स में ऐसे ही करते थे ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मल्टीपल वेरिएबल इंटरेक्ट करते हैं, तो बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखते हुए एक वेरिएबल का इंपैक्ट देखा जाता है. तो हम यहाँ पर सिंपल क्या कमेंट करेंगे, हम बोलेंगे कि ऑपरेटिंग लेवरेज तभी एग्जिस्ट करता है जब फिक्स कॉस्ट हो. फर्म डी को सबसे पहले घेर लो. फर्म डी में कोई मैग्निफिकेशन इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है. मान लो अगर उसका सेल्स 20% से बढ़ाना तो उसका एबिट भी 20% से ही बढ़ेगा. लेकिन इन केस ऑफ अदर फर्म्स क्योंकि फिक्स कॉस्ट प्रेजेंट है, इसलिए उनके DOL 1 आ रहे हैं, 1 से ज्यादा आ रहे हैं, जिसमें जो सबसे हाईएस्ट आ रहा है वो फर्म ए का आ रहा है, जो सबसे कम आ रहा है वो फर्म बी का आ रहा है. ठीक है, और इनके इंटरप्रिटेशन तो हमें क्लियर ही है. DOL 7 का इंटरप्रिटेशन क्या है? For 1% change in sales, the EBIT will change by 7% in the same direction. ठीक है, वही चीज दोस्तों यहाँ पर कमेंट में आई सही ना लिखे. आप एक बार इस कमेंट को गो थ्रू कर लें. 30 सेकंड का समय है आपके पास. क्लियर है? ओके चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से उसका इनकम स्टेटमेंट बना लेना, आपसे DOL निकाल लेना, और फिर ये मेंशन कर देना कि कहाँ पर है ही नहीं ऑपरेटिंग लेवरेज, जहाँ फिक्स कॉस्ट नहीं, और जहाँ है फिक्स कॉस्ट वहां पर ऑपरेटिंग लेवरेज है, जिसमें हाईएस्ट उस केस के लिए. और इसका 7 का मतलब क्या होता है? फॉर 1% चेंज इन सेल्स 7% से एबिट बढ़ेगा. राइट, चलिए दोस्तों. ओ ऑपरेटिंग लेवरेज के बस 2 ही क्वेश्चन है क्या? इसके बाद क्या शुरू हो गया दोस्तों? फाइनेंशियल. ऐसा मत समझना कि ऑपरेटिंग लेवरेज के 2 ही क्वेश्चन, एक तो मैं 3 क्वेश्चन मर्ज ही कर चुका हूँ. दूसरी बात ये कि अभी एक एक करके कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, बाद में ये सारे विलन पिक्चर में एक साथ आएंगे. ठीक है, तो अभी हमने ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट समझा, फॉर्मूलाज समझा. अब दोस्तों हम कारवा आगे बढ़ाते हैं, और किसके बारे में आज पढ़ेंगे? फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में अब हम पढ़ेंगे. ठीक है दोस्तों, जो ऑपरेटिंग लेवरेज है ना, वो दुनिया को सिर्फ यहीं तक देखता है. सिर्फ कहां तक? यहां तक. हाँ, EBIT तक. सेल्स से शुरू होता है, बीच में एक जगह रुकता है कंट्रीब्यूशन पर, और कहां पे जाके खत्म हो जाता है? EBIT. लेकिन क्या हम FM वालों की दुनिया, हम FM वालों का इनकम स्टेटमेंट एबिट पर खत्म होता है? तो इससे और नीचे तक जाते हैं, इससे और नीचे तक जाते हैं. आप बोलो तो फाइनेंशियल लेवरेज अगले 1 मिनट के अंदर मैं आपको समझा दूं कि फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है. दोस्तों ये देखिए, ये रहा अपना इनकम स्टेटमेंट है ना, बेसिक सा फॉर्मेट. इसमें ये जो यहां से यहां तक का हिस्सा है, यहां सेल्स, सेल्स से लगाकर कहां तक का हिस्सा? EBIT तक का. ठीक है, दुनिया इसे कहती है ऑपरेटिंग लेवरेज. इसे कहते हैं DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है कि आखिर कितना परसेंटेज चेंज हुआ है एबिट में ड्यू टू कितना परसेंटेज चेंज इन सेल्स, की सेल्स कितने से चेंज हुई और एबिट उसके चेंज होने की वजह से कितना चेंज होगा. ठीक है, यही होता है ना. जैसे अपन ने देखा था ना, अगर 10% से सेल्स चेंज हो रहा है और मान लो 20% से अगर आपका एबिट चेंज हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? तो डबल इंपैक्ट आ रहा है, मतलब DOL कितना है? 2 टाइम्स. ठीक है. और ये क्यों होता है? आप बताओ ना क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट. सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं यहाँ पर सेल्स बढ़ाऊंगा, मान लीजिए मैंने 50% से सेल्स बढ़ाया, तो 50% से मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, बिकॉज इट वेरीज विद द वॉल्यूम. If I am selling 50% more units, so I have to incur 50% more variable cost on increased volume. तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 900. आप देख पा रहे हैं 50% से ही बढ़ रहा है ना. ये भी 50% से बढ़ रहा है और ये भी 50% से बढ़ रहा है. लेकिन क्या फिक्स कॉस्ट 50% से बढ़ेगी? या वो तो वहीं रुक जाएगी, वहीं रुक जाएगी. और उसके वहीं रुकने के चक्कर में अब EBIT ज्यादा उछलेगा. कितना हो जाएगा? एबिट 750 हो जाएगा ना बाबा. तो अब 450 का एबिट कितना हो चुका है? कितना हो चुका है? 750. यानी देयर इज एन इंक्रीज ऑफ कितना? 300 का इंक्रीज है ना ऑन द बेस ऑफ 450. यानी कितना इंक्रीज है? 66.67% बोलेंगे ना इसको इंग्लिश में.
है ना, फॉर अ 50% इंक्रीज इन सेल्स एबिट हैज इंक्रीज बाय 66.67%। अब अगर टाइम्स निकालना हो कि ड्यूअल कितना टाइम्स है, तो कैसे निकाल लेंगे, 66.67 डिवाइडेड बाय 50 यानी 1.375 कितना, 1.375, 1.33 आ रहा है। ओके, सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आता है हमारा 1.33 टाइम्स। हालांकि ये जिस तरीके से मैंने निकाला वो तो घटिया तरीका है, उससे ज़्यादा आसान तरीका है खड़े खड़े छक्का मारो, 2 कदम आगे भी क्यों बढ़ाना। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, आंसर बोलो 600/450, 1.3। तो ये ज़्यादा अच्छा ना बजाय कि अपन इम्पैक्ट एनालिसिस करो, इतनी सब मेहनत करें, है ना। ये तो था दोस्तों किसकी कहानी, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज की कहानी, ठीक है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज की कहानी दोस्तों कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, सेल से शुरू होती है और एबिट पर खत्म होती है, ठीक है। ये था हमारा KGF चैप्टर 1। अब हम आएंगे KGF चैप्टर 2 पर, राइट। दोस्तों ये जो कहानी है ना चैप्टर 2, तो चैप्टर 2 वहीं से ही शुरू होता है जहाँ चैप्टर 1 खत्म होता है ना। तो अब चैप्टर 2 यहां से शुरू होगा, हाँ EBIT से शुरू होगा, और चैप्टर 2 बहुत दूर तक जाएगा, यहां पर आएगा। डरने वाली कोई बात नहीं, जूम देखो, है ना। चैप्टर 1 देख लिया अपन ने KGF, अब इस पर आ जाओ, चैप्टर 2 पर आ जाओ। दोस्तों अगर किसी व्यापारी का एबिट जो अभी 450 है, वो आगे चलकर किसी कारण से बढ़ता है, कितना हो जाता है, 750 हो जाता है, ठीक है। एक बात बताइए, जो अपना बैंक का मैनेजर है वो अब ज्यादा शेयर ही मांगेगा, है ना। पहले 75 ब्याज देते थे, अब 90 दो, 100 दो, 150 दो। हमने बोला क्यों, बोले क्योंकि तुम कमा भी ज्यादा रहे हो। ऐसा होगा नहीं, या फिर जो आप ब्याज देते हो उतना ही दोगे जितना देते हो, उतना ही देंगे ना भाई, ब्याज जितना देते हैं, है ना। ओके भाई, ब्याज कब से आपकी इनकम से कनेक्ट होने लगा। आप तो बैंक मैनेजर के पास जाते हो और बोलते हो मुझे धंधे के लिए लोन चाहिए, वो आपको लोन निकाल के दे देता है 1 करोड़ रुपए का, और बोलता है इस पे 12% ब्याज देना है, देना मतलब देना है, 12 लाख रुपए देना है मतलब देना है। अब अपन उस 1 करोड़ रुपए से कितने भी कमाए, 25 लाख कमाए चाहे 50 लाख कमाए, चाहे 1 करोड़ पे 1 करोड़ कमा ले, बैंक को तो जो ब्याज देना वावा वो फिक्स ही देना है। तो जिस जमाने में आप 450 कमाते थे उस जमाने में आप 75 ब्याज देते थे, तो अब नए जमाने में जब आप 750 कमाओगे तो बताओ कितना ब्याज दोगे, 75 ही देंगे, है ना। ओके, तो दोस्तों डू यू एग्री कि यहां पर वो काम जो वहां पर फिक्स कॉस्ट किया करती थी, वो काम यहां पर कौन करने लगेगा, इंटरेस्ट ऑन डेट करने लगेगा, है ना। क्योंकि वहां पर वो भी चिपक कर रह जाता था कि चाहे आप धंधा कितना भी बढ़ाओ मैं उतना ही लगूंगा, वैसे ही यहां पर आप धंधा कितना भी बढ़ाओ मैं उतना ही लगूंगा। यानी ऑपरेटिंग लिवरेज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ fixed cost, financial leverage is due to the presence of fixed interest bearing liability, and that's loan is a fixed interest bearing liability, ठीक है। ओके दोस्तों यहां पर ये जो EBT है वो कितना हो जाएगा, बस इतना सा और बता दो, ये हो जाएगा 675, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे, अब अपन ये देखते हैं कि आखिर EBT कितना परसेंट से जंप हुआ है, बताइए कितना परसेंट का जंप आया है। 375 हैज बिकम 675, तो आपको फाउंडेशन में मैथ्स क्यों पढ़ाते हैं, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 300 ऑन द बेस ऑफ 375, सो द इंक्रीज इज 80%। डू यू सी देयर इज अ मैग्निफिकेशन ऑफ, ये मैग्निफिकेशन हो गया ना बाबा, उधर एफर्ट लगाया है 66 लेकिन रिजल्ट क्या मिला है 80, मतलब यहां पर अब मैग्निफिकेशन हो रहा है अर्निंग्स का, ठीक है। ओके दोस्तों दिस मैग्निफिकेशन इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल लेवरेज, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट सेम रहता है, आप कितनी भी तरक्की कर लो, अगर इंटरेस्ट का अमाउंट भी उतना ही बढ़ता जितना आपका कमाई बढ़ रहा है, तो फिर मुझसे लगे तो शर्त लगाओ फिर बात करते हैं, कोई मैग्निफिकेशन नहीं होता। यानी देख लेना आप यहां पर ये कितने से बढ़ा है, 66.67% से बढ़ा है, यानी 2/3 से बढ़ा है ना। तो मैं इस 75 को भी 2/3 से बढ़ाकर कितना कर देता हूं, 125 कर देता हूं। अरे इतना समझते हैं यार, मैथ्स क्यों पढ़ाते हैं,
तो यहां पर अगर 2/3 से ये बढ़ा है तो 2/3 से ही मैंने इसको भी बढ़ा दिया। अब बताइए ये नया नंबर क्या आ जाएगा? 625। लगे तो शर्त लगाओ फिर बात करो। ये भी 2/3 से ही बढ़ा है, यानी कि 66.67% से ही बढ़ा है, तो 375 का 2/3 निकाल लो, जोड़ लो। ये नहीं आया दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण खटोड़नी, यही आ रहा है 625। यानी पर अभी 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 625 आ रहा है, अभी तो 675 आएगा। 675 यानी देयर इज एन मैग्निफिकेशन, एंड मैग्निफिकेशन किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी मैं कॉस्ट स्ट्रक्चर वर्ड नहीं बोल रहा हूं, कैपिटल स्ट्रक्चर। सॉरी, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? बैलेंस शीट देखिए दोस्तों, आपने कभी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड देखिए, वहां पर ओपनिंग 3 खिलाड़ी कौन है? एक तो इक्विटी वाले हैं, प्रेफरेंस वाले हैं और डेट वाले हैं, ये 3 खिलाड़ी हैं, और ये तीनों मिलकर पैसा लगाते हैं बिजनेस में। तो इन तीनों ने किस अनुपात में, किस रेशियो में, किस प्रोपोर्शन में पैसा लगाया, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। सो कैपिटल स्ट्रक्चर टेल्स यू द वे द कंपनी हैज बीन फंडेड बाय इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डेट। ठीक है दोस्तों, मैं जिंदगी को सरल रखने के लिए 2 मिनट के लिए पिक्चर में से प्रेफरेंस को हटा दे रहा हूं। ठीक है, तो अब अगर कोई आपसे यहां पर पूछे इम्पैक्ट तो है 66 का इंक्रीज हुआ है ऑपरेटिंग इनकम में, तो यहां इंक्रीज कितने का हो गया है? 80 का हो गया। इम्पैक्ट तो है कितना? 1 गुना इम्पैक्ट है, 1 गुना से ज्यादा? ज्यादा। कितना गुना इम्पैक्ट है? कैसे निकालेंगे? क्या डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? नंबर्स की टर्म्स में बोलो। 80 डिवाइडेड बाय 66.67, इतना गुना इम्पैक्ट है ना। सो 80 डिवाइडेड बाय 66.67 यानी कितना हो रहा है? 1.199 ना, मतलब 1.20 टाइम्स, 1.20 टाइम्स आता है अपना वो इम्पैक्ट। और इसे कोई वो अपन वो बोलेंगे फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का एक फॉर्मूला आप बोल रहे हो क्या? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, है ना। अब क्या होता है, आप बोलोगे सर आपने बोला तो था कि पिक्चर यहां तक की दिखाएंगे आप, और आपने तो यहीं पे खत्म कर दी। अब वहां तक की पिक्चर देख लो, आंसर सेम आएगा। चलो देख लें पिक्चर। आज दोस्तों टैक्स रेट कितना परसेंट है? 40%। ठीक है, यानी कि यहां पर अभी 675 का 40% पे करना पड़ेगा, 270। तो 270 हम पे कर देंगे टैक्स, यानी कितना बचा? 405। कोई प्रेफरेंस है ही नहीं अपनी जिंदगी में। ठीक है, विच मीन्स कि अब हमारा ये कितना आएगा? ये इधर इधर 405 ही आएगा। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स दोस्तों 40 शेयर्स है, तो अब हमारा ये कितना आएगा? ये 5 पॉइंट, हाँ उधर बता दो, चलो उधर आ रहा है 10.125 आ रहा है, और इधर बताओ ना कितना आ रहा है? 5.625। ठीक है, वो मैंने रिकैलकुलेट कर दिया ना भाई, प्रेफरेंस हटाकर सब कुछ। लगे तो दोस्तों शर्त लगाओ फिर बात करते हैं। ये 80% बढ़ा है ना, ये भी अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस भी 80% ही बढ़ा है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी भी 80% ही बढ़ा है, और अर्निंग्स पर शेयर भी 80% ही बढ़ा है। आप चेक करके देख लो दोस्तों, हर जगह पर वो 80 ही बढ़ा है ना। तो अब कुछ जानकार लोगों ने बोला कि फिर फॉर्मूला वही बनाओ जो है मतलब परसेंटेज चेंज इन शेयर होल्डर्स इनकम है, इसको भी शेयर होल्डर इनकम बोलते हैं, इसको भी शेयर होल्डर इनकम बोलते हैं। ये टोटल में इनकम है, पर शेयर इनकम है, बट परसेंटेज चेंज तो सेम ही आता है। 5 का 10 बोलो या फिर 5 करोड़ का 10 करोड़ बोलो, परसेंटेज चेंज तो सेम ही है। ठीक है, सो फाइनल फॉर्मूला मालूम क्या बनाएगा? परसेंटेज चेंज इन शेयर होल्डर्स इनकम, इक्विटी शेयर होल्डर्स इनकम डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। दैट्स द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, है ना। एक बार मैं दिखा देता हूं आपको फॉर्मूला कि यही है फॉर्मूला, ऐसे तो मुझे ध्यान है पर देख लेते हैं एक बार। ये देखिए क्या लिखा फॉर्मूला, क्या लिखा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का? वही लिखा है, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, या फिर परसेंटेज चेंज इन क्या कर लो, वो तो सेम ही आता है यार, डिवाइडेड बाय क्या? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अपन नहीं कर रहे थे ईबीआईटी का चेंज 66.67%, और अपन नहीं कर रहे थे 80%। ठीक है, ओके दोस्तों वापस अब यहां पर वो जो आंसर आप बता रहे हो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का, आप कितना बता रहे थे आंसर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का? इसमें आंसर कितना बता रहे थे?
1.2 टाइम्स बता रहे थे ना आपने, 80 डिवाइडेड बाय 66.67 नहीं किया था, 1.2 टाइम्स आया था। हाँ ओके, उसे कैलकुलेट करने का अपने पास एक शॉर्टकट है, आंसर 1.2 ही आएगा। शॉर्टकट ये है कि आप EBIT ले लो और उसको डिवाइड कर दो EBT से, आपका आंसर 1.2 नहीं है दोस्तों, नाम मेरा प्रवीण खटोड़ ने। आगे मैं बहुत बार दाव पे नाम लगा देता हूं, ऐसा कोई नहीं करता होगा। दूसरा दोस्तों 450 डिवाइडेड बाय 375, 1.2 टाइम्स आ गया आंसर, ठीक है। यानी कि आप डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करने का आपके पास एक फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले, दो फॉर्मूले। पहला वाला बोलो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन EAES या फिर EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। दूसरा फॉर्मूला क्या, दूसरा फॉर्मूला बोलो, EBIT का अमाउंट खुद डिवाइडेड बाय EBT का अमाउंट खुद। और ये ज्यादा आसान फॉर्मूला, छोटा पैकेट बड़ा धमाका ना, कहां वो परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करते बैठे रहेंगे एग्जाम में, सीधे खड़े खड़े चक्का मारने का, वहीं का डेटा उठाना, वहीं के वहीं से डिवाइड कर देना, ठीक है। हाँ ओके दोस्तों, अब इनको याद रखना भी बहुत आसान है। ऑपरेटिंग लेवरेज किसकी वजह से आता है ना, तेरी वजह से आता है ना लेवरेज। तो तेरे एक ऊपर का नंबर लेंगे डिवाइडेड बाय तेरे ही एक नीचे के नंबर से डिवाइड करेंगे। अरे ऑपरेटिंग लेवरेज की बात कर रहा हूं, फॉर्मूला क्या बन गया, कॉन्ट्री अपॉन EBIT। हाँ फाइनेंशियल लेवरेज तू बोल किसकी वजह से आता है, अच्छा इसकी वजह से आता है, इसके ऊपर का नंबर ले और डिवाइडेड बाय इसके एक नीचे का नंबर, ठीक है। मतलब कान के ऊपर बजाने का और कान के नीचे बजाने का आंसर आता है, ठीक है, बोलता है फॉर्मूला। मतलब जिसकी वजह से आए, जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज किसकी वजह से है, फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट के ऊपर का नंबर कॉन्ट्री डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट के नीचे का नंबर EBIT हो गया। चलो फाइनेंशियल लेवरेज किसकी वजह से आता है, इंटरेस्ट ऑन डेट की वजह से, क्योंकि वो कांस्टेंट रह जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन डेट के पहले कौन, EBIT और डिवाइडेड बाय EBT। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलो अब दोस्तों फाइनेंशियल लेवरेज के अंदर जो असली चक्कर पड़ता है, मतलब जो असली विलन है, वो इंटरेस्ट नहीं, वो एक्चुअली प्रेफरेंस डिविडेंड है। क्योंकि ये भी आपके फाइनेंशियल लेवरेज में योगदान देता है, इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स towards financial leverage. Tell me why? Because क्या प्रेफरेंस वालों को आपको ज्यादा देना पड़ता है, या तरक्की के साथ ज्यादा 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 देना पड़ता है, या कितनी भी तरक्की कर लो प्रेफरेंस को तो वही मिलेगा जितना उसका है, प्रेफरेंस को तो वही मिलेगा ना भाई जितना उसका है। अरे नहीं समझे आप, समझ गए ना। प्रेफरेंस डिविडेंड की तो वो फिक्स होती है ना डिविडेंड की रेट, तो अगर मैं ज्यादा भी कमा लूं तो भी मैं ब्याज उतना ही देता हूं जितना देता हूं, और प्रेफरेंस को भी उतना ही डिविडेंड दूंगा जितना देता हूं, ठीक है। तो क्या फाइनेंशियल लेवरेज सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डेट की वजह से आता है या प्रेफरेंस डिविडेंड की वजह से भी आता है, दोनों वजह से आता है। अनलाइक ऑपरेटिंग लेवरेज जो सिर्फ सिंगल रीजन से आता है, फाइनेंशियल लेवरेज ड्यूअल रीजंस की वजह से आता है। तो फाइनेंशियल लेवरेज की डेफिनेशन में क्या बोलूंगा, फाइनेंशियल लेवरेज इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स की कमाई, फाइनेंशियल लेवरेज इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इनकम। व्हाई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड बेयरिंग लायबिलिटीज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। वही आपने बहुत सरल शब्दों में बोल दिया था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डेट एंड प्रेफरेंस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। मैंने घुमा के बोला, डेट को डेट मत बोलो, क्या बोलो, फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग लायबिलिटीज, प्रेफरेंस को प्रेफरेंस मत बोलो, फिक्स डिविडेंड बेयरिंग लायबिलिटीज, बात एक ही है। इज दैट क्लियर, ठीक है ओके। लेकिन जो इसके ठीक पहले पहले अपन ने फॉर्मूले डिस्कस किए थे ना, वो फॉर्मूले तब तक ही एप्लीकेबल है जब तक अकेला इंटरेस्ट हो और प्रेफरेंस ना हो। अरे वो वाला फॉर्मूला अब चलेगा ही नहीं ना, आप एबिट अपॉन EBT करोगे तो प्रेफरेंस क्या बोलेगा, ओ बॉस मैं भी हूं, ठीक है ओके। तो वो जो फॉर्मूला है एबिट अपॉन EBT, वो सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ कौन हो और कौन नहीं हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट भी है और प्रेफरेंस भी है, ठीक है, तो फिर अब आपका कान ज्यादा बड़ा है, वहां से यहां तक का है, तो फिर अब क्या करना पड़ेगा, कान के ऊपर और कान के नीचे बजाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ नहीं नहीं नहीं, पर एकदम लेट्स नॉट डायरेक्टली जंप टू द कंक्लूजन। अपन अभी एक काम करते हैं ना, इधर पहले कैलकुलेशन चलाते हैं, है ना, क्योंकि अब वो उतना आसान नहीं है दोस्तों, कान के ऊपर कान के नीचे, अभी इसमें कुछ और भी होगा। चलिए तो यहाँ पर 405 तो आ ही गया था, -25 यानी आप 380 बता रहे हो,
और 380 को डिवाइड करने का 40 से, यानी कितना आ रहा है 9.5। ये नंबर से कंफर्टेबल हो क्या? ओके, आप यहां पर देख पा रहे हो ना कि ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, जिसकी वजह से जो मैग्नीफाइंग ग्लास लगी हुई है वो मैग्नीफाइंग ग्लास यहां लगी हुई है, ये है मैग्नीफाइंग ग्लास, ये मैग्नीफाई हो गया है ना? ओके, अब अपन परसेंटेज चेंजेस की बातें शातें कर लेते हैं। अपना जो अब अपन ये एबिट का, ये ईबीटी का नहीं देख रहे हैं दोस्तों, परसेंटेज इंक्रीज है ना, क्योंकि अब अकेला ये है ही नहीं पिक्चर में, ये अकेला रोल नहीं प्ले कर रहा है, ये भी प्ले कर रहा है और ये भी प्ले कर रहा है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास अब यहां लगाएंगे। और अब हम देखते हैं कि आखिर कितने परसेंटेज से अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर चेंज हुआ है ना? 90% का चेंज आ रहा है, क्योंकि 200 has become 380, so there is an increase of 180 on the base of 200, there is an increase of 90%। हाँ, आप चाहो तो ये इधर भी कर लो, ये भी 90% ही आएगा दोस्त, वो 90 ही आएगा, है ना? 5 has become 9.5, so there is an increase of 4.5 on the base of 5, so there is a 90% increase। अब यहां पर अपना परसेंटेज वाला फॉर्मूला तो फिर भी चल जाएगा, क्योंकि परसेंटेज वाला फॉर्मूला वैसे ही हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लिया था, ऊपर से नीचे तक का। परसेंटेज वाला फॉर्मूला क्या था? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का। परसेंटेज चेंज इन ईएईएस या फिर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ये सेम ही आएगा, है ना? विच इज 90% इन आवर केस, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अरे केजीएफ चैप्टर 2 ईबीआईटी से ही चालू हुआ था। हाँ, तो करो ना, 90 डिवाइडेड बाय 66.67, बताओ ना कितना आता है? 1.34 टाइम्स आता है दोस्तों डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है? और 1.34 टाइम्स का इंटरप्रिटेशन क्या? फॉर एवरी 1% चेंज इन एबिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स का इनकम विल इंक्रीज बाय 1.34%, ठीक है? विल चेंज बाय 1.34%, है ना? यही होगा ना इसका मतलब? आप बोलो तो मैं प्रूफ बता दूं, प्रूफ बता देता हूं। 1.34 बोला ना आपने, ओके। मान लीजिए कि हमारी इनकम 450 से बढ़कर 900 हो गई, यानी इनकम कितने परसेंट से बढ़ गई? 100% से। ये 75 ही रहेगा, ये 825 हो जाएगा। 825 का 40% दोस्तों कितना होता है? 330 माइनस करेंगे, यानी कितना आता है? 495। ये देखते हैं ना मैथ्स, ठीक है? ओके, फिर 25 भी रहेगा, यानी कितना हो जाएगा? 475। 470 दोस्तों, 200 इज बिकमिंग कितना? 470, विच मीन्स देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 270 ऑन द बेस ऑफ 200। देख लो आप, 1.34 ही आ रहा है। अब मैं इतनी मेहनत थोड़ी ना करने की जरूरत थी मुझे जिंदगी में, जब मुझे कोई बोल ही रहा है कि ये 100% बढ़ने वाला है, और मुझे मालूम है कि यहाँ पर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कितना? 1.34 टाइम्स। मतलब यहाँ पर कितने परसेंट से बढ़ेगा? 134% से। सीधे 200 लिखूंगा, खट्टाक से 134% जोड़ दूंगा, आंसर ही आ जाएगा। 470 आ रहा है ना? ओके, तो मतलब ये प्रूव होता है, साबित होता है दुनिया के सामने कि हाँ, यहाँ फाइनेंशियल लेवरेज 1.34 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है चीजों को। फॉर 1% इंक्रीज 1.34% का इंक्रीज होगा, ठीक है? ओके, फाइनेंशियल लेवरेज दोस्तों जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उसको मैं कंक्लूड कर रहा हूं। फाइनेंशियल लेवरेज इज द मैग्निफिकेशन ऑफ अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड बेयरिंग लायबिलिटीज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है? The formula to calculate degree of financial leverage is percentage change in EAES या फिर percentage change in EPS upon percentage change in EBIT, ठीक है? ओके, वो वाला जो फॉर्मूला था वो कान के ऊपर कान के नीचे, वो अगर सिर्फ डेट हो तो फिर हम क्या करेंगे? एबिट अपॉन EBT करेंगे। पर ये फॉर्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब अकेला कौन हो? डेट। अगर इसकी वजह से भी फाइनेंशियल लेवरेज तो इसको भी तो काउंट करना पड़ेगा, ठीक है? अब फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों? वो उतना सीधा नहीं है जितना सीधा आप सोच रहे हो। अब यहां पर फॉर्मूला थोड़ा सा टेढ़ा है। फॉर्मूला मैं आपको कोशिश करता हूं कि मैं बता पाऊं। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT। न्यूमरेटर में क्या लिखा मैंने? EBIT, यानी न्यूमरेटर मैंने जरा सा भी बदला है, सेम रखा है, सेम रखा है, ठीक है? अपॉन में EBIT माइनस I माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड,
अब बात समझो मेरी, कान के ऊपर कान के नीचे, तो डेट और प्रेफरेंस है, तो डेट और प्रेफरेंस के ऊपर कौन बैठा है? ईबीआईटी। अब मैं ईबीआईटी में से दो चीजें हटा दूं, कौन सी दो चीजें? इंटरेस्ट ऑन डेट और प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, ओके। लेकिन आपको भी मालूम है कि यहां पर बीच में एक और कलाकार बंदा बैठा है, विलन। कौन है वो? टैक्स। ये नहीं होता ना दोस्तों, तो जो फॉर्मूला लिखा है बिल्कुल सही होता। अब इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है ना, सिंक्रोनाइजेशन नहीं बैठ रहा है, चीजें सिंक नहीं हो रही, सिंक नहीं हो रही मतलब पैरिटी नहीं बैठ रही, पैरिटी नहीं बैठ रही मतलब वो मिसमैच हो रहा है। देखना क्या मिसमैच हो रहा है, गौर फरमाएंगे दोस्तों। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऊपर वाला नंबर कैसा है? बिफोर टैक्सेशन। नीचे भी ये जो नंबर है कैसा है? बिफोर टैक्सेशन। इंटरेस्ट कैसा होता है? बिफोर टैक्सेशन या आफ्टर टैक्सेशन? बिफोर 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 भाई, टैक्स के पहले ही हो गया ना इंटरेस्ट। हाँ, लेकिन मतलब देखा जाए तो इसका इसका और इसका ब्लड ग्रुप सेम है, लेकिन ये जो है दोस्तों प्रेफरेंस डिविडेंड हम कब पे करते हैं? बिफोर टैक्स या आफ्टर पेइंग टैक्सेस? आफ्टर पेइंग टैक्सेस। तो ये जो नंबर है ना, ये आफ्टर टैक्स है, इन सबके बीच में ये नंबर क्या है? आफ्टर टैक्स है। बाकी ये बिफोर टैक्स है, ये भी बिफोर टैक्स और ये बिफोर टैक्स है। तो अब क्या होगा, आपकी टैक्स रेट की वजह से भी फर्क पड़ेगा, मतलब यहाँ 40 की जगह 50 कर दूं तो फर्क तो पड़ेगा ना, है ना। तो इसलिए दोस्तों जो जानकार लोग हैं उन्होंने बोला यार ये तो मिसमैच हो गया, फॉर्मूले में ब्लड ग्रुप सेम नहीं हो रहे। तो अपन एक काम करो, टैक्सेस की वजह से लिवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज टैक्स फिक्स है, टैक्स तो वेरिएबल है, टैक्स तो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब ज्यादा कमाओगे ज्यादा पे करोगे, कमती कमाओगे कमती पे करोगे। तो टैक्स शुड नॉट प्ले एनी काइंड ऑफ रोल। इसलिए उन्होंने बोला अपन एक काम करते हैं, तू बिफोर टैक्स है, तू बिफोर टैक्स है, तू बिफोर टैक्स, तू कैसा है? आफ्टर टैक्स। मतलब यार चार दोस्त है और चार में से तीन दोस्त बोल रहे हैं कि हम अड्डे पर पहुंच चुके, तो चौथे को क्या बोलते हैं? तू भी आ जा। कैसे आ जा? तू आफ्टर टैक्स है तो हम तुझे क्या बना देते हैं? बिफोर टैक्स। किसी भी चीज को, कोई सी भी दोस्तों आफ्टर टैक्स चीज हो, हाँ, उसको बिफोर टैक्स कैसे बनाते हैं? रिवर्स। यानी आप क्या करोगे, ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है इसको डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी कर दोगे। ऐसा करने से सबका ब्लड ग्रुप सेम हो जाएगा, सब में सिंक्रोनाइजेशन बैठ जाएगा और टैक्स विल नॉट प्ले एनी काइंड ऑफ रोल इन कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। अभी साबित भी कर दूंगा वो सब, इनके सबके डेरिवेशन भी, पर अपन उतनी डेप्थ में जाएंगे जितना अपने लिए जरूरी है, बाकी तो दुनिया समुंदर है दोस्तों। यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय मैंने क्या कर दिया? 1 माइनस, बिकॉज दिस अमाउंट इज आफ्टर टैक्स। सो अगर टैक्स रेट 40% है, यानी कि ये तो 60% ही हुआ बेचारा, 60% को वापस से 100% बनाना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे? 1 माइनस 0.4 यानी 0.6 से डिवाइड कर दो, तो 60% डिवाइडेड बाय 0.6 विल बिकम 100%। तो बाबा ये भी प्री टैक्स, प्री टैक्स, प्री टैक्स, और अब तू भी बन चुका है प्री टैक्स, ठीक है दोस्तों। अब इस फॉर्मूले का डेरिवेशन तो है मेरे पास, लेकिन इसके डेरिवेशन पर जाने की बजाय अपन इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला सही जवाब देता है फिर गलत। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं भाई? हमारे पास एक तरीके से तो आंसर निकला हुआ ही है ना। अरे आपने 90/66.67 से आंसर निकाला ही था ना, कितना आया था? 1.34। हमने 1.34 बोला था, है ना? हाँ, अच्छा थोड़ा सा राउंड ऑफ हुआ था, वाह 35 आएगा क्या? ओके 1.35। तो दोस्तों अगर इससे भी आंसर क्या आ जाए, मतलब फॉर्मूले में दम तो है बॉस। चलो डेटा डलवाना जरा, एबिट बोलो जरा, एबिट बोलो, एबिट 450 है ना। अच्छा आप में से किसी का भी मन तो नहीं कर रहा है कि अपन 750 लिखवा दो सर को? नहीं, गलत हो जाएगा। जिस लेवल पर खड़े हैं ना वहां का डीएफएल अलग आएगा, आपने लेवल चेंज कर दिया तो डीएफएल भी चेंज हो जाएगा। जिस जगह पर खड़े फिर वहां से किसी भी 100 बिल्डिंग है, किसी भी बिल्डिंग पे छलांग लगा लो, आपका डीएफएल सेम रहेगा, पर एक बार छलांग लगा ली ना खबरदार फिर चेंज हो जाएगा। छलांग लगाने के पहले कुछ भी चलेगा। 450 डिवाइडेड बाय 450 माइनस 75 ना, माइनस है ना 25 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4, यानी आप इसको 41.667 बोल रहे हो। करके देख लो दोस्तों, नहीं आया आंसर सेम तो मेरा नाम सेम नहीं, 1.35, मतलब फॉर्मूले में दम तो है बॉस, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला बन गया डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करने का। लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज करते हैं जब प्रेफरेंस डिविडेंड हो,
आप बोलोगे सर अपन तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे ना, प्रेफरेंस हो चाहे नहीं हो। मैंने बोला हाँ चलेगा, मेरा क्या जा रहा है, जब प्रेफरेंस है ही नहीं तो प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट क्या हो जाएगा, इन जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज जीरो, मतलब ये तो खत्म हो गया। अब EBIT माइनस आई क्या होता है, EBT, तो फॉर्मूला रिड्यूसेस डाउन टू EBIT अपॉन EBT। तो अगर आप ये एक सिंगल फॉर्मूला भी याद रख लोगे तो दोनों सिचुएशन हैंडल हो जाएगी, व्हेन डेट एग्जिस्ट या फिर व्हेन डेट प्लस प्रेफरेंस एग्जिस्ट या फिर व्हेन ओनली प्रेफरेंस एग्जिस्ट में भी यही फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों ये था बिफोर टैक्स, ये भी था बिफोर टैक्स, ये भी कैसा था बिफोर टैक्स, लेकिन ये कैसा था आफ्टर टैक्स। अपन तीनों दोस्तों ने इसको कॉल करके क्या बोला था, हम तीनों अड्डे पर पहुंच चुके, तू आजा, उसने मना कर दिया, बॉस मेरे घर पे आना पड़ेगा। और ये कितना सही बोल दिया बंदे ने। अब एक काम करो, इन सबको क्या बना दो, आफ्टर टैक्स बना दो। हाँ 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 ना, तो भी आंसर सेम आएगा। लगे तो आप में शर्त लगाएं, फिर बात करते हैं, सेम आंसर लाऊंगा, बोलो एनीबडी रेडी टू बैट अगेंस्ट मी, नो, ओके चलिए दोस्तों। तो यहां पर एक और फॉर्मूला है जो ICI के स्टडी मटेरियल में तो लिखा हुआ है, आंसर भी करेक्ट देता है, लेकिन हम यूजुअली उसे यूज नहीं करते हैं, क्योंकि समझदारी इसमें कि तीन दोस्त जहां पर इकट्ठे हुए वहां पर भी चौथा यार आ जाए, चार यार मिल जाए दोस्तों, बात बन जाए, बजाय कि वो एक यार वहां और तीन उसके वहां पर जा रहे हैं, राइट। तो यूजुअली ICI यही वाला फॉर्मूला यूज करेगा, मतलब 100%। बट एक और दूसरा फॉर्मूला है कि इसने तो बोल दिया नहीं बॉस, अपन तो जैसे वैसे ही रहेंगे, तो भाई तू आफ्टर टैक्स है ना, हम सब क्या बन जाते हैं आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स बनने के लिए EBIT को मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी कर देंगे, यानी 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 माइनस 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये जो EBIT माइनस आई है इसे क्या बोलते हैं, EBT, और EBT में से टैक्स अगर माइनस करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, EAT। ये एक और फॉर्मूला दोस्त, मतलब सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, लिखा हुआ स्टडी मटेरियल है, करना नहीं है, इससे आंसर सेम आ रहे हैं तो अपन तो वो कर लेंगे जो हमारे मन की है ना। चलो तो अब अपन डेटा डाल लेते हैं ना, नहीं समझा अब ये EAT मैंने कैसे बना दिया है ना। EBIT में से इंसान आई हटाएगा तो EBT बचेगा, और EBT में से टैक्स हटाएगा तो EAT ही बचेगा ना। चलिए दोस्तों, तो अब आप मुझे बताइए EBIT 1 माइनस टी यानी 1 माइनस 0.4 यानी कितना आ रहा है ये, EBIT इंटू 450 इंटू 0.6 करो ना, 270 आ गया, ठीक है। चलिए अब अपने को EAT लिखना है, वहां का EAT आपको याद है क्या, क्या था वहां पर EAT, जरा देखना वहां पर EAT क्या था, 200 था ना ये, नहीं 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 225 था, 225 था, हाँ ये 225 था ना, प्रेफरेंस के पहले EAT होता है, तो 225 माइनस 25 कितना आ रहा है 200, 270 डिवाइडेड बाय 200, आंसर इज 1.35, ठीक है ना। तो एक ये भी फॉर्मूला बनता है बट वो यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कि अब मैं अगर आपको जो उधर लिखे हुए फॉर्मूलाज अपने चैप्टर में वो दिखाना चाहूं तो ये देखिए दोस्तों, ये रहे फॉर्मूलाज, ये वाला तो एक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन EAS या फिर EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। दूसरा फॉर्मूला है अगर सिर्फ डेट एग्जिस्ट करती हो दोस्तों तो फिर फॉर्मूला क्या है, एबिट अपॉन EBT, इंटरेस्ट ऑन डेट की वजह से आएगा ना, तो उसके एक ऊपर का नंबर एक नीचे का नंबर, ठीक है, ओके। लेकिन अगर डेट और प्रेफरेंस दोनों हो तो भी फॉर्मूला वही है, कान के ऊपर कान के नीचे, पर कान के ऊपर यानी EBIT, कान के नीचे यानी EBIT में से आई भी हटा दो प्रेफरेंस डिविडेंड भी हटा दो, बट जस्ट इसका क्या ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है, तो उसको अपन मैचिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड को 1 माइनस टी कर देते हैं, ठीक है। एंड देयर इज एन अल्टरनेटिव फॉर्मूला एज वेल दैट वी आर नॉट गोइंग टू यूज, और वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, EBIT को 1 माइनस टी कर दो, और डिनोमिनेटर में EBIT माइनस आई यानी EBT होता है, EBT इंटू 1 माइनस टी EAT होता है, ठीक है, ये सब मिलाकर EAT होता है, ये सब मिलाकर EAT होता है। तो ये भी एक और फॉर्मूला है, मतलब बट यूज नहीं करते हैं जनरली, बट एक बार को ध्यान होना, कल को आपको पढ़ाना हो FM तक। तो दोस्तों ये अपना कौन सा वाला कॉन्सेप्ट कवर हुआ, फाइनेंशियल लेवरेज, राइट। अब यहाँ पर ये मैंने क्या किया है, देखिए फाइनेंशियल लिवरेज को समझाने के लिए अब मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, तो अपन एक बार इस एग्जांपल को गो थ्रू कर लेते हैं, और या फिर उससे ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि अपन ने एक बेसिक तो समझ ही लिया फाइनेंशियल लिवरेज का ना, नहीं अगले वाले एपिसोड के अंदर अपन फाइनेंशियल लिवरेज का ये वाला एग्जाम्पल कर लेंगे और इसके क्वेश्चंस करने लगेंगे, ठीक है, तो एक रिविजन जैसा भी हो जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए फिल्म में बस इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में।